नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। साल 2021 अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है और अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, तब से पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आए और ये खबर इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय। और आतंक का हमारा पड़ोसी पाकिस्तान सांस थामे इस पूरी घटनाक्रम को देख रहा है। भारत के साथ अफगानिस्तान की नजदीकी पाकिस्तान की छाती पर सांप की तरह डांस कर रहा है। हलक सूख रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। अफगानिस्तान जहां एक और भारत के साथ कई मुद्दों पर एक साथ आगे बढ़ने को इच्छुक है, वहीं भारत दौरे पर आए अफगानिस्तानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने इशारों में ही सही पाकिस्तान का चाल चेहरा चरित्र ही उजागर कर दिया। मुत्तकी ने अपने बयान में कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन यह डिप्लोमेटिक रास्ते से ही हो सकता है। अगर कोई अफगानिस्तान को धमकाना चाहे, अफगानिस्तान को छेड़ना चाहे, उसे दबाना चाहे, तो यह संभव नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर कई बार एयर स्ट्राइक किए, जिसके बाद से ही अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भड़का हुआ है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने भारत की जमीन से पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि सीमा के पास सरहदी इलाकों में हमला हुआ है। हम पाकिस्तान की इस हरकत को गलत मानते हैं। समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं हो सकता है। हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। उन्हें अपनी समस्या खुद ही सुलझानी चाहिए। अफगानिस्तान में 40 साल बाद शांति और प्रगति हुई है। इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम एक आजाद मुल्क हैं। अगर हमारे यहां शांति है तो पाकिस्तान परेशान क्यों है? मतलब आप समझिए कि अफगानिस्तान में शांति तो पाकिस्तान परेशान, भारत में शांति तो पाकिस्तान परेशान, ईरान में शांति तो पाकिस्तान परेशान, अजरबैजान में शांति तो पाकिस्तान परेशान, यूएई में शांति तो पाकिस्तान परेशान। तो परेशान यह मुल्क नहीं है, परेशान पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क में शांति जरा भी रास नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर भी शांति नहीं है। देयर इज नो पीस इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान को अगर कुछ समझ आता है तो वो है टेरर लैंग्वेज। या तो अपने देश में अपनी छाती पर ये बम फोड़ते रहेंगे, या फिर किसी और देश के अंदर जाकर बम फोड़ देंगे। दो ही काम आता है इनको। या तो पाकिस्तान के अंदर टेरर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, या फिर अगल बगल के देशों में टेररिज्म फैलाना। पाकिस्तान को ना तो डिप्लोमेसी समझ आती है और ना ही बातचीत की भाषा। पाकिस्तान को अगर कुछ समझ में आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ उटाई की भाषा। तो आज इसी पर करेंगे इंटरनेशनल चर्चा, इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल ए.के. सिवाच, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ ज्वाइन कर रहे हैं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद आपको। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। डॉक्टर अमन चुग जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव होंगे। हैदर हयात खान पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी तहे दिल से और दिल खोल के स्वागत है। शुरुआत मैं सबसे पहले मैं सिवाच सर से करना चाहूंगा। सिवाच सर, अफगान विदेश मंत्री भारत आते हैं तो पाकिस्तान बौखला जाता है। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पर हमले की धमकी देता है। कभी तो ये भाई भाई हुआ करते थे, कभी पाकिस्तान कहता था ये तो मेरा बिरादर है, ये मेरा छोटा बिरादर है।
आज ये बिरादर का क्या हुआ? आज बिरादर से इतनी दुश्मनी होगी, घर में फाइटर जेट्स घुसा दे रहे हैं। और अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है सिवाज सर, वो भारत से रिश्ते बेहतर करें। वो अमेरिका, पाकिस्तान ने भी तो चीन से भी रिश्ते गांठे हुए हैं और अमेरिका से भी रिश्ते गांठे हुए हैं। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से दोस्ती कर सकता है, भारत से दोस्ती कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है। उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल। देखो विवेक, सच्चाई क्या है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक अपना बैकयार्ड समझा था। और वो समझता था जब 15 अगस्त 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो पाकिस्तान में घी के दीवे जलाए गए थे। और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने कहा था कि तालिबान हैज नाउ ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी। कहने का मतलब अफगानिस्तान ने अपनी स्लेवरी की चेन तोड़ दी है। मगर ये सच्चाई थी और उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी जिसकी वो पाकिस्तान अभी तक कोशिश कर रहा था लेने की। मगर भारत को ये पता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक प्रकार से काफी प्रॉब्लम्स हैं, फोर्ट लाइंस हैं ज्यादा, और ये रिलेशनशिप ज्यादा देर चलेंगे नहीं, अगले 6 महीने में ये रिलेशन में तनाव आएगा। और वही हुआ। वो तीन ऐसी बड़ी चीजें हैं। एक तो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान, वो ड्यूरल लाइन नहीं मानते। पश्तून जो है दोनों तरफ वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं, और वो एक प्रकार से अफगानिस्तान में। और तीसरा कि वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। मगर ये हुआ क्या कि उसके बाद 25 से 30 लाख के करीब जो रिफ्यूजी थे वो भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ धकेल दिया। तो इनके रिलेशन में बहुत कड़वाहट आ गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आज की तारीख में ऐसे हालात हुए कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसको एक प्रकार अफगानिस्तान तालिबान बोला जाता है, वो उनको एक पर ये जो है अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान तालिबान को एक बेसिस देता और वहीं से ये ऑपरेट करते हैं। और ऐसी नौबत आई कि आपस में भिड़ंत हुई इनकी, और कहीं ना कहीं 18 पोस्टों पे हमला किया था तालिबान की फौज ने, उसमें से 8 पोस्टें अभी भी उनके हाथ में। तो आज इनके रिलेशनशिप में बहुत खटास है और लड़ाई जैसी हालात हैं बॉर्डर पे। और आज देखें कि अमर खान जो मुत्की हैं, जो कि एक प्रकार से एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, वो भारत में आए हुए हैं। उनको पता है कि भारत की अहमियत क्या है। देखो, भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन हरदम अच्छे रहे हैं। कुछ एक समय था बीच में जहां रिलेशनशिप में थोड़ी सी कड़वाहट आई थी, क्योंकि हमारे पास एक प्रकार से कल्चरल भी हिस्टोरिकल रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। भारत ने जब कि 15 साल का एक जहां अमेरिकन थे, हमने $3 बिलियन वहां पर पैसा खर्च किया था। और हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो एक प्रकार पार्लियामेंट भी हाउस बनाया, स्टेडियम भी बनाया, हॉस्पिटल बनाए, वहां पर स्कूल बनाए। और ऐसे में भारत एक ऐसा फर्स्ट नहीं आपका सिवाज सर, रिस्पॉन्डेंट था कि तब तो पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था। हाँ पाकिस्तान बिल्कुल। कह मैं रहा ये था बात थोड़ा सा कि गई भैंस पानी में, आपके गए हाँ सारे इन्वेस्टमेंट डूब गए, अमेरिका निकल गया, अब आप क्या करेंगे? अब आप झुंझुना बजाएंगे? अब आपके सारे पैसे गए, अब तो पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में होगा, अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में होगा। अब तालिबान हमारा बिरादर है, तालिबान हमारा भाई, हम जो तालिबान को बोलेंगे वही सुनेगा। बिल्कुल। मैं यही कहूंगा विवेक, बट आई एम जस्ट वाइंडिंग अप। मैं ये कहता हूं कि हम्म। पाकिस्तान को कभी भरोसा भी नहीं था कि ये ऐसा होगा कि अभी अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन इंप्रूव हुए और अब हम वो प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी अहमियत है वो है चाबार पोर्ट। ये सच्चाई है कि हम अफगानिस्तान में डायरेक्ट नहीं जा सकते थे क्योंकि पाकिस्तान राइट ऑफ वे नहीं देता था। हमने ईरान में चाबार पोर्ट को डेवलप किया और वो बाईपास करते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो सेंट्रल एशियन स्टेट में, उसके बाद नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है, जी की ईस्ट यूरोप और रशिया को जोड़ता है। अगले 10 साल में 11% वर्ल्ड का ट्रेड यहां से जाएगा। तो ये हमारा एक मास्टर स्ट्रोक था, भारत ने जो करके दिखाया। अमेरिका ने भी इसमें साथ दिया। अमेरिका ने चाबार पोर्ट पे पहले सैंक्शन नहीं लगाई थी, मैं मानता हूं, अभी उन्होंने सैंक्शन लगाई है। कहने का मतलब ये है, भारत ने अपने कार्ड बहुत अच्छी तरीके से खेले। आज भारत और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। नहीं, हमने अब जो इस पर हमने स्टेबिलिटी रखा, हमने रिलेशन को फर्म रखा। हम ये कभी कूद के इधर, कभी कूद के उधर, कभी कूद के उधर, हम ये कूद फान नहीं करते, हम स्टेबल रहते हैं। पक्ष
बिल्कुल, पाकिस्तान ने, विवेक, एक सच्चाई है कि उसने अफगानिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने बिल्कुल। अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझा। उसने उस पे ये सोचा कि हम जो कहेंगे अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट तो ये मानेगी। हाँ। उसको ये नहीं पता था कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो एक प्रकार से बहुत इगोइस्ट हैं, वो किसी के नीचे सिर नहीं झुकाते। और यही हुआ। उन्होंने जब बोला कि ये तालिबान जो है ये, क्योंकि टीटीपी आपकी तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है, इसको बोले, उन्होंने साफ सुथरे में जवाब दिया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके और टीटीपी के रिलेशन जो अगर अरे खराब भाई है साहब, तो आपने आप भाई रिजोल्व आपने करें। भाई भाई बोल के भाई पे ही बम बम बरसा दिया, फाइटर जेट्स घुसवा दिए टीटीपी के नाम पर। और बिल्कुल। अफगानिस्तान ये कहता रह गया कि भाई टीटीपी आपका मसला है, आप हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? आपका एक्सीलेंट, आपका प्रॉब्लम एक्सीलेंट। है, आप ठीक करो। आप हमारे ऊपर मत चढ़ो, हमारा गिरेबा मत पकड़ो, हमारे पल्ले मत पड़ जाओ। तो ये अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा दूसरे की प्रॉब्लम्स बताते रहे। अब इनके इनके घर में कुछ होगा तो कहेंगे रा ने करा दिया, इसमें रा मुलविस है, इसमें इंडिया मुलविस है। अरे भाई, रा और इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान की ही के जो हैं वो मसले मसालात हैं जो सुलझा नहीं पा रहा। हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं। धीरज कौल साहब, बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तान से हैदर हयात खान हमारे साथ जुड़े हैं, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है, स्वागत है आपका। और हमारे साथ बहुत ही सीनियर रिनाउंड जर्नलिस्ट पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी जुड़ रहे हैं। सज्जाद बुखारी जी, भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जल्दी से हैदर हयात खान से समझूं कि भाई, आप लोगों ने तालिबान को एक तरह से नर्चर किया, बनाया भी, मैं तो ये भी कहता हूं बनाया ही आप लोगों ने, मैं क्या, ऐतिहासिक दस्तावेज यही बात कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों के रिलेशन अफगानिस्तान से बुरे हो गए, और आज वही एलिगेशन आप अफगानिस्तान पे लगाते हैं कि भाई आपके यहां टेररिज्म है जो हमारे यहां आते हैं, और वही सेम एलिगेशन आप भारत पे लगाते हैं, वही सेम एलिगेशन आप ईरान पे लगाते हैं। आपके आरोप सभी मुल्कों के साथ एक जैसे हैं, यानी सारे मुल्क गड़बड़ है, सिर्फ आप ही ठीक है हयात साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विवेक। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त अशरफ गनी, जो कि भारत नवाज अफगान सदर था, जिस वक्त वो बरसर इक़्तिदार था अफगानिस्तान में, और उसके बाद जब अफगान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए, तो पाकिस्तान को तवक्कुह इस चीज़ की थी कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात पहले से बेहतर होंगे, आपस में मामलात पहले से बेहतर होंगे। लेकिन जो कमिटमेंट्स उस वक्त अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ की, चूंकि ये जो सारा दोहा का जो पीस प्रोसेस था, उसमें समहाउ पाकिस्तान ने भी अपना एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, उसको उस एग्रीमेंट को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें अफगान तालिबान के साथ कई डायलॉग्स जो हैं वो इस्लामाबाद में भी रहे। मेरी खुद बड़ी मुलाकातें जो है वो अफगान तालिबान की लीडरशिप से रही इस सारे टाइम में, इस्लामाबाद में भी और कतर में भी। लेकिन उस वक्त जो अप्रोच हमें अफगान तालिबान में दिखाई दे रही थी वो यही थी जो उन्होंने अग्रीमेंट के अंदर भी लिखा कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जनरल साहब बात कर रहे थे कि जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अशरफ गनी जो भारत नवाज अफगान सदर था, उसके होते हुए भारत ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में, और उस इन्वेस्टमेंट की आड़ में भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। और इसके वाज़े सबूत पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स दिखा चुका है, बता चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत की प्रॉक्सीज जो है उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद थे, भारतीय खुद उनको ट्रेन कर रहे थे। अब जो वहां पर इन्वेस्टमेंट की आड़ में जो कुछ हो रहा था, पाकिस्तान की तवक्को ये थी कि अफगान तालिबान के आने के बाद हालात वहां पर वैसे नहीं रहेंगे। इस वक्त अफगान तालिबान को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है। एक तो ये कि वहां पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो इस वक्त इक्तदार में है, जिनकी गवर्नमेंट है, कोई वहां पे जो है वो किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाता है, कोई दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वो लोग अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। एक ये भी बड़ी वजह है कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात जो है वो थोड़े से खराब हैं। दूसरा ये कि वहां पर एक बड़ा ग्रुप मौजूद है, मैं इस बात को ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ, बड़ा ग्रुप अफगान गवर्नमेंट में मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से चीजें खराब हो रही हैं। माजी के कुछ महीनों में इनमें जो है वो ठीक ठाक जो है इजाफा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों के दरमियान बढ़ी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं ये सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई मसले की ज्यादा बात नहीं है। इस वक्त कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जरूर मौजूद हैं, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे। और भारत जो एक मरतबा फिर अफगान तालिबान के साथ अपने मरासिम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में भी हमने देखा कि आप लोग तो आपका अफगान बिरादर था, तालिबान को लेकर आओ बिरादर अफगान चाय तालिबान पीते की बड़ी हैं। बुखारी साहब जुड़े हुए हैं।
तालिबान तो बिरादर था, आओ बिरादर चाय पीते हैं, आओ बिरादर कावा पियेंगे कावा, आओ बिरादर कॉफी पियेंगे, आओ बिरादर साथ में प्रोग्राम देखते हैं, आओ बिरादर आओ साथ में क्रिकेट देखते हैं। क्या हुआ आपकी डिप्लोमेसी का? बड़े डिप्लोमेसी का तो लोहा मनवाते हैं। हमने अमेरिका को भी साथ रखा, हमने चाइना को भी साथ रखा। आपसे बलूच लिबरेशन मजीद ब्रिगेड नहीं संभाल रहा है, आप चले अमेरिका को संभाल लें। और बगल में अफगानिस्तान तालिबान नहीं संभाल रहा आपसे। बुखारी साहब विदेश मंत्री आ गए यहाँ दौरे पर, आपके यहाँ तो फूंकने तक नहीं गए। एक फूंक मारने चले जाते, जरा फूंक के आ जाते हैं, कम से कम थोड़ी दिल को तसल्ली मिल जाएगी पाकिस्तान के हुक्मरानों को। मैं तो पाकिस्तान के लोगों से हमेशा से कहता हूं वहां के लोग काफी अच्छे होंगे, जैसे आप लोग भी अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन वहां के हुक्मरानों को पता नहीं ऐसी कौन सी वो है, क्या बोलते हैं उसको, फितूर, दिमागी फितूर है कि हम सुपर पावर हैं इस खित्ते के। सजाद बुखारी जी। विवेक जी बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज है आपको, जनरल साहब को, तमाम पैनलिस्ट को, मेरे साथी पैनलिस्ट पाकिस्तान से जो है उनको भी आदाब अर्ज है। आपने सवाल अफगानिस्तान के हवाले से किया, तो मैं अफगानिस्तान की तरफ आते हुए, आपको पता है मैं तसलसल नहीं तोड़ता ना, तमहीद मानना जरूरी होता है ना। तो मैंने कहा आप अफगानिस्तान की फिक्र छोड़ें, आप एक और नई फिक्र में पड़ जाएं, क्योंकि इस टाइम $2.2 बिलियन के जो है ना वो J10C जो है वो आपका पड़ोसी जो है, जो एक टाइम में आप बड़ा उसके लिए मुफ्ती बानी तहरीक और ये और वो बड़े लंबे चौड़े आपने खाते खोले हुए थे, वो आजकल जो है अमेरिका से और बाकी चीन से भी बिलखुसूस उसका एग्रीमेंट हो गया है, उसकी फिक्र करें। अफगानिस्तान की जहां तक बात रही, तो मेरे जो साथी हैं इस वक्त पाकिस्तान से, उन्होंने माजी का कुछ जिक्र किया, तो उनकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता चलो। एक बात याद रखिएगा, ये मामला सिर्फ हामिद करजई का, अशरफ गनी का नहीं, बल्कि अब्दुल्ला भी जो थे वो भी नॉर्दर्न अलायंस को और पंशेरियों को जो लीड करने वाले थे, वो आज भी ये ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट में शामिल है। अभी तो मतकी आए हैं, उससे पहले जबीउल्लाह मुजाहिद भी हमसे वादे कर चुके हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगा। दोहा का जो 7वां राउंड था और 8वां राउंड था, उसमें भी हमारे साथ यही कमिटमेंट की गई थी, और अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबीउल्लाह मुजाहिद ने यही हमसे कमिटमेंट की थी। अब आते हैं अफगानिस्तान के हवाले से, तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारे जुड़े हुए रिश्ते हैं ना, उनको आपके कुछ चंद लोग जो है वो या कुछ एक आध एम्बुलेंस देकर या उनका कोई थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करके आप उनको जो है ना वो बहका नहीं सकते, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि मुल्ला उमर जो है ये उसी का एक नजरिया था, क्योंकि मुल्ला उमर जो है कंधार के एक मदरसे से पढ़ा हुआ, और उसके बाद उसने जो अज़म था उसका, उसमें हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अब जो है ये थोड़ी सी मजबूरी इनकी ये है कि ये ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, तो इसमें पंशेरी और नॉर्दर्न अलायंस के वो लोग जो कि कत्लो गारत में मुलविस रहे हैं, और आपके साथ जब ट्रेनिंग होती थी ना, अफगानिस्तान के लोगों को आप बुलाते थे वहां और ट्रेनिंग देते थे, याद है ना, हमारा डोजियर भी जमा हुआ है, आप जाएं जरा UN में जाके चेक करें, हमने डोजियर भी 62 से ज्यादा आपके कैंप जो है वो बताए हैं पूरी दुनिया को जाके। तो अफगानिस्तान की फिक्र मत करें, वो हमारा पड़ोसी है। पाकिस्तान खुलेआम आतंकियों को ट्रेनिंग दे, तो कंक्लूड कर दे देना, कंक्लूड तो करने दे। अच्छा ठीक है, आप कंक्लूड कीजिए, फिर मैं कंक्लूड करूंगा, आप कर लीजिए पहले। जी, कंक्लूड ऐसे करता हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो हमारी सरहदें जुड़ी हुई हैं ना सर, चाहे वो चमन से जुड़ी हों, तोरखम से जुड़ी हों, पक्तिका, निंगरहार, कुनड़, और फिर उसके बाद हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान तक जो है ना जो सरहदें जुड़ी हुई हैं, उन सरहदों की कुछ स्केटर्ड पॉपुलेशन है, जहां पे हम पहले भी कहते रहे कि यहाँ से कुछ टेररिस्ट जो हैं, TTP के टेररिस्ट, वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं, तो आप इनको कोशिश करें। लेकिन वो बार बार ये भी कहते रहे, हमें उनकी मजबूरी का भी पता है कि वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल आर्म नहीं है, तो वो जो है इन TTP के लोगों को मार सके। उन्होंने खुद कहा है कि वहां 60% से ज्यादा जो है हमारी रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, यही तमाम सुदूर भी यही बात कह चुके हैं। आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप अपनी फिक्र करें, आपकी नैया डूब रही है, लद्दाख में मामलात आपके लिए खड़े हो गए, बांग्लादेश का मामला आपके लिए खड़ा हो गया है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका ने तो पहले आपको जो है ना वो सुर्ख झंडी दिखाई हुई है, आप उधर से फिक्र, आप आइसोलेट हो गए हैं। तो जब बंदा आइसोलेट हो जाता है तो फिर आप लोगों की तरह तड़पता है, वो क्या कहते हैं, झुलसना होता है, कपकपाहट होती है, घबराहट होती है, जलन होती है, मिर्च लगती है, शदीद तकलीफ और पेन होती है। पेन किलर का इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर पानी में घोल के पिया करें। हमारा पेन किलर नंबर 1 पेन किलर का नाम है ब्रह्मोस, वो हम दुनिया को देते हैं। जब पेन बढ़ जाता है तो पेन किलर 10 मई को उसका पेन किलर से दे देते हैं। जब पेन बढ़ने लगे पेन किलर जाता है, हम पेन किलर लाते नहीं है। तो और दूसरी बात जो आपने की, ट्रेनिंग देने वाली बात, हमने अफगानियों को स्ट्रेंथन किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको लॉ एंड ऑर्डर चलाना सिखाया,
उनको हमने सहूलियतें दी, उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने फाइटर जेट भेजे, आप लोगों ने रॉकेट भेजे, आप लोगों ने मिसाइल भेजे, आप लोगों ने अफगानियों को मार मार कर बाहर निकाला, आप लोगों ने बॉर्डर पर उनकी पिटाई की, आप लोगों ने डूरन लाइन पर अफगानियों पर गोले बारूद बरसाए। आपने क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया? आप लोगों ने, अरे भाई हमारा पड़ोसी, हम हेल्प करेंगे, हमारा पड़ोसी हम हेल्प करेंगे। हर पड़ोसी पाकिस्तान थोड़ी होता है जो सिर्फ पिटने के लिए बना हो। कुछ पड़ोसी प्यार करने के लिए भी बने होते हैं। हमारा पड़ोसी है, हमारा बिरादर है, हम प्यार करेगा। सजाद बुखारी जी हमारा बिरादर है, जरूरत क्या थी? हमारा बिरादर है सर, आज हमारा पड़ोसी है, आप फिक्र न करें। हमारा पड़ोसी, हमारा बिरादर है, अफगान भाई हमारा दोस्त है। सर आप तुरबुर बोला करें, तुरबुर। वो आज भी हमारा तुरबुर है भाई साहब। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है मुत्तकी साहब भारत आए तो? यार मुझे तो कोई मिर्ची नहीं लगी। आप तकलीफ आपको हो रही है यार। वॉशरूम बनाए अफगानिस्तान, आपने अफगानियों को मार मार कर बाहर निकाला पाकिस्तान से। इतिहास इस बात का गवाह है। अफगानी जिस दिन घुस गए लट्ठे लेके, वो सोचिएगा कि आप लोग क्या करेंगे। आप तो खैर बच जाएंगे, बॉर्डर पर रहने वाले लोग क्या करेंगे? खुद तो कुछ कर नहीं सके। अफगानी ये कर देंगे, बीएलए ये कर देगा, खुद तो कुछ कर नहीं सके। यही तो ठुकाई होके चुप होके बैठ गए। देखिए ये गलत बात, यही बोल बोल के रोज बीएलए का अटैक करवा दे रहे कि बीएलए कुछ कर नहीं पा रहा है। ये वीडियो बीएलए वालों के पास पहुंचता है, बीएलए वाले लोग बम लेके चढ़ जाते हैं। मत बोलिए ऐसा, उनको चैलेंज मत कीजिए आप। मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई शो इस चीज का कुछ जरिया बने। आपका चैलेंज करने से दिक्कत वहां पाकिस्तानियों को हो जाती है। मैं धीरज कौल जी से एक आंसर लेना चाहूंगा कि इस रीजन में अगर भारत अफगानिस्तान रिलेशन को कैसे देखेंगे। उसके बाद डॉक्टर अमन चुग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमन चुग जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल, पहला रिएक्शन आपसे। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और पहले तो आप सबको मुबारक, क्योंकि लास्ट शो पे मैंने आपको बोला था सीज फायर होगा और हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी मुबारक, पूरी दुनिया को मुबारक। लेकिन सीज फायर और एक और बात, मैंने ये भी बात बोली थी कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर हमको रशिया यूक्रेन में बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट दिखेगी और शायद इंडिया के एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भी जाएंगे। सो लेट्स प्रे फॉर दैट। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको एक अलग एंगल से देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि इससे भारत और अफगानिस्तान को म्यूचुअली क्या बेनिफिट मिलेगा। शायद आप ये नहीं जानते कि अफगानिस्तान के अंदर रेयर अर्थ, कॉपर, मैग्नीशियम, मैं 5 ऐसे और नाम ले सकता हूं, जिसका $1 ट्रिलियन का जखीरा है। और वो भारत को उन्होंने पहले भी अप्रोच किया था और शायद अब इस मीटिंग के अंदर एक कन्वर्सेशन होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका रिलायबिलिटी डेफिसिट है। चाइना के साथ वो बिल्कुल उलझना नहीं चाहते। इतना ये टर्मिनोलॉजी इतना हार्ड दे देना कौल साहब। 36 का आंकड़ा पाकिस्तान के साथ, ये इजी टर्मिनोलॉजी है, हर आदमी समझ जाए। करेक्ट, ओके तो उनका बोलिए 36 का आंकड़ा है। ओके 36 और 42 व्हाटएवर का आंकड़ा है। और अमेरिका के साथ अभी भी उनके वूंड ओपन हुए हैं, क्योंकि बगराम बेस को वो वापस मांग रहे हैं। और भारत की एक बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर डोमिनेंस है, उसको आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन और ग्रिड फॉर्मिंग, जो अफगानिस्तान में एक अर्जेंट नीड है। भारत ने उनके इंफ्रा पे काम किया था, पार्लियामेंट जैसे जनरल साहब ने बताया, बिल्कुल। और अभी अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और एजुकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी में भी भारत ने बहुत काम किया कौल साहब। हाँ, और आपको जान के हैरानी होगी कि तालिबान इज पुशिंग फॉर हाईटेक एजुकेशन, जिसके अंदर भारत के आईआईटीज के साथ भी उनकी कन्वर्सेशन होगी। मेरे खुद मित्र हैं आईआईटी के अंदर, उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, जो एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है। तो अफगानिस्तान की तालिबान को लेजिटिमेसी अभी तक पूरे वर्ल्ड में नहीं मिली है, लेकिन कन्वर्सेशन है क्या इंडियन अपनी एम्बेसी वहां खोलेगा। उससे हमें पहली बात, अफगानिस्तान को क्या चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ ना यूज करे, वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होगा इस कन्वर्सेशन का। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि हम अपना, क्योंकि अफगानिस्तान से रॉ हमारे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, और भारत उनको बहुत मेडिसिन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन दे सकता है। आप जानते हैं दिल्ली इज द टेलीमेडिसिन हब फॉर अफगानिस्तानी पीपल, और बहुत अच्छा इलाज उनको वहां से मिलता है। It has nothing to do with Taliban. It's people-to-people relationship between India and Afghanistan. They have very strong trust on India. Unfortunately, not that much on Pakistan. नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और थोड़ी देर पहले बुखारी साहब मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने क्रिटिकल मिनरल का नाम सुना। तो पाकिस्तान के तो 2 ही क्रिटिकल एलिमेंट हैं, मिनरल तो नहीं है, वो मिनरल तो दूसरी चीज है। दोनों का नाम मेरे व्यूअर्स जानते हैं, एक शहबाज शरीफ हैं, दूसरे मुनीर साहब हैं। 2 क्रिटिकल एलिमेंट हैं।
बाकी चुग साहब हैं। चुग साहब कैसे देख रहे हैं? चुग साहब, बगराम का एक जिक्र किया उन्होंने, क्या ये पावर बैलेंस का कोई खेल है? मुताकी साहब का अचानक ये दौरा, बगराम की बात उठना, अमेरिका का बगराम में इंटरेस्ट लेना, पाकिस्तान का अमेरिका जाना, ये सब चीजों को, डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो इसको कैसे डिकोड करेंगे आप? सबसे पहले तो नमस्कार है जी, जय भारत है। देखिए, शहबाज शरीफ एक साहब सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार सुन ले चुग साहब क्या कर रहे हैं जी। हाँ, शहबाज शरीफ साहब और असीम मुनीर दोनों कहाँ यूएस गए? यूएस में उनका प्लान ऑफ एक्शन ये था कि अगर बगराम एयरबेस यूएस को नहीं मिलता तो ग्वादर पोर्ट के पास एक पसीनी पोर्ट है, पसानी पोर्ट, जो पसैनी पोर्ट, जो वहां पे उनको कमिट करके आए हैं कि भाई साहब हम आपको ये दे देंगे स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि बागराम एयरबेस तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भारत ने तो ऑलरेडी एंट्री कर ली, और जहां पे भारत घुसेगा तो वहां पे ना पाकिस्तान की चलनी है ना यूएस की चलनी है। ऑब्वियसली मैं यूएस के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, बट यूएस का मेन पर्पस, बागराम एयरबेस का पर्पस क्या था? वहां पे बागराम एयरबेस को उन्होंने पूरी तरह फोर्टिफाई कर रखा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, एंड वो इस तरीके से फोर्टिफाइड है जी कि वहां पे 3-4 स्टोरी डाउन मिसाइल्स भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। वहां पे कोई भी मिसाइल अटैक होएगा, अनलेस न्यूक्लियर ना हो तो वो हैंडल कर सकता है। साथ में वहां पे कोई भी सैटेलाइट से मूवमेंट्स को नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, एंड इसलिए कोशिश ये है कि अगर बागराम एयरबेस यूएस को नहीं मिलता तो बहुत बड़ा लॉस है यूएस को, क्योंकि यूएस वहां से 1 घंटे की दूरी पे चाइना है, ईरान है, रशिया है, पाकिस्तान तो पूरा ही है। तो अगर यूएस को नहीं मिलता तो वहां पे नेगोशिएशन के तौर पे वो जो दूसरा जो पोर्ट है जो ग्वादर के पास है, उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है, जो कि अब मुझे लगता है कि मोदी साहब को यह समझ आता है कि हमने यूएस को एंट्री ही नहीं दिलवानी, इसलिए मोदी साहब ने पुतिन साहब से बर्थडे विश के लिए फोन नहीं किया था, इसलिए सारे कंट्रीज को इकट्ठा किया था, किर्गिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, सारों को इकट्ठा करके स्टेटमेंट ये दिलवाई है कि भाई साहब यूएस का प्रेजेंस हमें इस एरिया में ही नहीं चाहिए। अब चैलेंज क्या है? पाकिस्तान वालों ने वहां पे यूएस को कमिट कर दिया होगा वो वाला पोर्ट, पसीनी पोर्ट। अब और चैलेंज यहां पे ये हो गया कि साथ में यहां पे जॉइंट स्टेटमेंट में साइन भी कर दिया कि हाँ जी यूएस की यहां पे हमें प्रेजेंस नहीं चाहिए, तो फंसेगा, बहुत जोर की फंसेगा। और उसको समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े एमिनेंट हैं, जो हमारी पहले ही बात हुई है। रही बात जो अभी सीज फायर की जो जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक सिलसिला सीज फायर का चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पीठ पीछे कई और चीजें हैं, एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो टॉपिक है वो आपने मेरे से समझ ही लिया। हाँ, सीज फायर की बात पे कॉल साहब फिर से कहीं वो टॉपिक ही कहीं ना मोड़ दें कि भाई आज क्योंकि टॉपिक है नहीं हमारा। कॉल साहब मैं आ रहा हूँ, बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके सिवात सर कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बुखारी जी कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं। एक सेकंड कॉल साहब, एक सेकंड दीजिए, एक बार बुखारी जी का सुन लें। जी सजाद बुखारी जी। सर मैंने कहा ये जो मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने संदूर भी लगाया हुआ है माथे पे, तो उन्होंने अभी एक बात थोड़ी देर पहले जो तबसरा किया था, मैंने तालियां भी उस पर बजाई। बिल्कुल इन्होंने आपको इतनी जबरदस्त कविता सुनाई है, बिल्कुल ऐसे जैसे 10 मई की रात को भारतीय मीडिया ने झूठ बोल के लाहौर की जो क्या बोलते हैं पोर्ट थी उस पर भी हमला कर दिया था, और लाहौर में जो नेवी थी हमारी उसके साथ उन्होंने मुकाबला किया था, कराची में वो घुस गए थे। इन्होंने आपको झूठ का एक लेक्चर दिया है और भाषण दिया, और अभी कहते हैं मैं अमेरिका के मुखालिफ बात नहीं कर सकता। आप अमेरिका के मुखालिफ क्यों बात नहीं कर सकते? डरते हैं? डर लगता है मुखालिफ? अगर बात नहीं कर सकते तो फिर बिगराम भी ना करें ना। जब अमेरिका के खिलाफ बात करने की आपके अंदर जुर्रत नहीं है, करेज नहीं है, तो फिर आप जो है ये बिगराम भी ना करें। ख्याल करना मारना पड़ जाए कहीं आप लोगों को। हो गया, सिंदूर देखते ही ऐसे ही पता नहीं क्या खमखमाहट छूटती है, और जबान लबलबाने लग जाते हैं, अजीब अजीब से वर्ड निकलने लग जाते हैं, फैक्ट सारे दूर चले जाते हैं, कोई फैक्चुअल इनपुट रहता नहीं है, कुछ भी बोल जाते हैं उसके बाद कि ये कविता सुना रहे थे, वो कहानी सुना रहे थे, निबंध सुना, कोई कुछ नहीं सुना रहा था। मुतकी साहब यहां आकर बोलकर गए हैं कि पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद नहीं चलाने देंगे। ये सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपको नहीं देखने को मिला होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बैन कर रखा होगा हमारा चैनल। तो आपको मैं बताता हूं, मुतकी साहब ने कहा पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं, पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अफगानिस्तान की जमीन को। सिवाद साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन पहले कॉल साहब कुछ कहना चाह रहे थे 10 सेकंड में, फिर जल्दी से बोलिएगा, आपका टर्न आएगा, फिर बोल लीजिएगा कॉल साहब, उसके बाद जाऊंगा सिवाद सर के बाद। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? एक बात ऐड करूंगा कि ये भी मत भूलिए कि चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज बगराम से रीच में है, ईरान बगराम से रीच में है, सदर्न रशिया का बॉर्डर बगराम से रीच में है, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम विवेक जी, आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ ह्यूमर। मैंने तो कनेक्ट भी नहीं किया उनके माथे का सिंदूर और जो ऑपरेशन हुआ था, सो हैट्स ऑफ टू यू।
नहीं, लोग घबरा जाते हैं ना, तो मैं उनको बता रहा था कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमारी तरफ से तैयारी है, लेकिन जब तक आप लोग कुछ इधर उधर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। शिवाज सर कुछ कह रहे हैं। शिवाज सर प्लीज। थैंक यू। देखो, बात ऐसी, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है ना, चुप तो साहब, मैं एक सेकंड के बाद आ रहा हूं मैं। ये बताने की कोशिश करूंगा। देखो, 4 दिन के जो हमारा मुठभेड़ हुई थी पाकिस्तान के साथ, हमने 4 दिन में उनके घुटने टिका दिए थे। और ये सच्चाई है कि चौथे दिन जो डीजीएमओ पाकिस्तान था वो गिड़गिड़ाया था भारत के डीजीएमओ के सामने कि वो सीज जी हाँ, ये तो देखिए इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन मुत्तकी साहब के आने से आखिर क्या बेचैनी है पाकिस्तान को? मतलब मैं विवेक, मैं नहीं बताता समझ पा हूँ, रहा। मैं एक दो सेकंड, क्योंकि ये बार बार कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का। मैं ये कहूंगा, रात 6-7 को इनके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए थे। इनके लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के पूरे हेडक्वार्टर और 100 से ज्यादा आतंकवादी। और ये रात 9-10 की बात कर रहे हैं कि 11 अच्छा, एयरफील्ड मैं इनके किसी फाइटर पायलट का कोई वो देख रहा था आजकल सोशल मीडिया पे, तो वो चलते चलाते रहता है ना, वो रील वील कुछ कहते हो आता रहता है, तो मैं देख रहा था कोई कह रहा कि हमने 20 तैयारे उड़ा दिए। मैंने बोला ये तो कि भाई झूठ के फेंकने की परंदे। हाइट होती है, फेंको तो कम से कम इतना, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 गिराए, तो पाकिस्तान वालों ने डाउट कर लिया 4 गिरा सकते हैं, तो फेंकवाया। अच्छा, फिर डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप ने फेंका 7 गिरा दिए। उसके बाद वहां के फाइटर पायलट कह रहे हमने 20 गिरा दिए। गजब, कमाल है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहूंगा, देखो कि हमने 9-10 की तारीख को इनके जो नूर खान, सरगोदा, बलौरी, जकोबाबाद, रहीम यार खान, स्कार्दू, इनकी एयरफील्ड में हमने इनके कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, रडार, इनके रनवे, इनके एवैक्स काफी बर्बाद किए थे। बस इतनी बात बहुत है कि पाकिस्तान के घुटने वाकई टिक गए। मगर अब बात आती है जो आमिर खान मुत्तकी की। अब सच्चाई यह है कि इनके सबको, पाकिस्तान को ये लग रहा है वो अफगानिस्तान जिनको इसने पाला पोसा था, तालिबान को, स्पेशली हकानी नेटवर्क को, आज वो उनका दुश्मन बन गया। आज इनकी 8 पोस्टें उन्होंने कैप्चर करी हुई है और भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो गए। और ये देखें कि ये जो 1 दिन की विजिट नहीं, ये 8 दिन की विजिट है। जो आमिर खान मत्तकी हैं वो आगरा भी जाएंगे, दियोबंद भी जाएंगे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। भारत ने क्या कहा है, हमें एक ही एम है कि अफगानिस्तान की डेवलपमेंट करना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करना, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, जिसमें सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, उसके बाद स्कूल बनाना, और जो कार्रवाई हम कर रहे थे उसको पूरा करेंगे। और 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोली। एक तो ये बोला कि मेडिकल टूरिज्म और बढ़ावा देंगे, फार्मास्यूटिकल देंगे। और अब वो बात आती है टीटीपी की जो बात कर रहे थे। सच्चाई है, पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा कि कोई भी तारीके तालिबान पाकिस्तान को आसमान से तो गिरा नहीं, ये तो पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया है। क्योंकि पाकिस्तान के पास जब हिलेरी क्लिंटन भी 2013 में आई थी सेकंड स्टेज, उसने कहा था कि आप घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये तारीके तालिबान पाकिस्तान तो क्रिएशन है। अभी ये किसको ब्लेम कर रहे हैं? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने बोला भाई भारत ने पहला फुसला दिया। अब भारत का उसमें कोई रोल नहीं है। ये बार बार हमने इतनी बार डोजियर दिए, हमने 26-11 के, आपको 35 बार डोजियर दिए, आपने उसका कुछ किया? आपने आतंकवाद के अलावा कुछ और की कार्रवाई? 100 जो टॉप टेररिस्ट है वर्ल्ड के, वो 87 वो है जो पाकिस्तान के हैं या उसकी रूट्स हैं। तो ये सच्चाई है, जो पाकिस्तान में चाहे बलूचिस्तान में हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है या जो पीओजे के में हो रहा है, वो आपकी क्रिएशन है, वो किसी और की नहीं है। ये आप अंदर अच्छा, थोड़ी देर पहले तो आप मुझे सज्जाद बुखारी जी मेरे पैनल में बैठकर मुझे J-10C की धमकी दे रहे थे। बुखारी साहब, J-10C ना बांग्लादेश को जो चाइना दे रहा है वो कबाड़ है, जो 193 में से बांग्लादेश को छोड़कर कोई दूसरा मुल्क लेना भी नहीं चाहता है। नेपाल भी नहीं खरीदेगा। और छोड़ दीजिए आप कोई दूसरे देश की बात करना। J-10C वो कबाड़ है। बिल्कुल, एक चीज ऐड करूं, आपको J-10C इतना पसंद है, आप क्यों नहीं दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते J-10C? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज कहूं कि जब लड़ाई हुई थी तो चाइनीज का जो इक्विपमेंट था, PL-15, JF-10C, J-17, HQ-9, HQ-15 एयर डिफेंस सिस्टम सब फेल हो गए और पूरा हो गया सर। रनवे में तो ये असलियत है। रनवे में इसीलिए पाकिस्तान भाग रहा है अमेरिका की तरफ। नूर खान, रनवे में इतना बड़ा गड्ढा, कोई हथियार दे दो हमें। एयर स्ट्रिप पर इतना बड़ा गड्ढा पाकिस्तान के पूरे नक्शे में नहीं होगा। चांद पर इतना बड़ा क्रेटर नहीं होगा जितना बड़ा इनके रनवे पर गड्ढा हो गया।
बिल्कुल, पूरे मून वो पर हो इतना गया बड़ा नूर क्रेटर खान नहीं में। हुआ। हयात साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैं हाँ बता दूं, तेजस वेजस की भी डील होने वाली है अफगानिस्तान के साथ। तो अगली बार बिल्कुल इधर होने से वाली। अगर भेजा ना F-16 तो हो सकता है इधर से तेजस घुस जाके पाकिस्तान के अंदर। देख लीजिएगा सज्जाद बुखारी जी। फिर हालांकि ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं देना नहीं चाहता, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, शेयर कर दूं, पता नहीं आप ISI पता नहीं कहां पहुंचा दें आप। हाँ हैदर हयात साहब, हाँ कुछ लपेट रहे थे थोड़ी देर देखिए पहले अभी आप। थोड़ी देर पहले अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जनरल साहब जो है ना वो एक कहानी सुना रहे थे ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक। इनको पता नहीं कहाँ से ये सो के उठते हैं, फिर इनको याद आ जाता है कि पाकिस्तान ने हमारी इतनी फैंटी लगाई, इतना हमें मारा, और उसके बाद फिर ये अपने लोगों को उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये इस तरह की कहानियां गढ़ते हैं। हकीकत जनरल साहब हयात मुझे साहब पता है। कोई जनरल फोटो साहब होगा, विवेक मुझे कोई कंप्लीट करने इमेज दो यार, होगी, थोड़ा सा तो बोलने दो। तो खाली मैंने बड़ी देर जबानी वेट जमा किया, खर्च है भाई साहब। मुझे थोड़ी देर बोलने आप तो दो बोल, भाई। देखिए आपने मैं बड़ा देर बोलने वेट से किया आपको है। बिल्कुल मैंने नहीं बड़ी रोकूंगा। झूठी आप कहानियां सुन जानते ली हैं हैं। हमारे अब चैनल पे थोड़ा मैं सा आपको सच भी बिल्कुल सुन लो। बोलने से नहीं रोकूंगा। विवेक मैं कह रहा हूं बस एक सैटेलाइट इमेज दिखा दें भारत के कौन से इलाके में थोड़ा सा नुकसान हुआ। सच सुन चलिए लो ना, थोड़ा सा सच सुन लो। ये देखो आप ना, मुझे एक जनरल साहब के सैटेलाइट इतने इमेज झूठ दिखा दें। सुने आप हैं। कहें तो मैं अब आपको थोड़ा दिखा सा देता सच हूं। सुन लो, थोड़ा सा सच सुन लो। मैं बता देता हूं सैटेलाइट इमेजेस को गोली मारो, जाके अपनी फिजाइया के सरबराह से पूछो। सैटेलाइट इमेजेस को गोला मारो, जाके पूछो एयर चीफ, आप लोगों के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान से, जिन्होंने आके कहा कि हमारी फिजाइया का नुकसान हुआ है, उसको जाके पूछो। अगर उसके ऊपर भी यकीन नहीं है तो आपका जो इंडोनेशिया का दिफाई अरे अताशी था आपके पास कैप्टन शिव सैटेलाइट नहीं है कुमार, तो चाइना से ही उसको मांग लिए होते उसको जाके सैटेलाइट भाई पूछ लो। साहब। भाई कौन सी तुम्हें देखो सैटेलाइट की जरूरत तो अब हम सैटेलाइट इमेजेस देंगे ना। भाई आप तो चीन लोग से सब कहोगे कुछ ये देखा, मांगते हैं, ये इन्होंने कपड़े मांगते हैं, यहीं से खाना बना के मांगते दे हैं, दिया। पैसा मांगते मैं हैं, कह रहा हथियार हूं मांगते कि- हैं। मैं कह रहा दो हूं चार कि ऐसी सैटेलाइट किसी इमेज भी बहस मांग में लेते। जाए बगैर, मैं कह रहा हूं विवेक ऐसी किसी बहस में जाए बगैर जिस पे कल को आपको कि ये मैं तो AI से आ फैक्ट गई है। मांग रहा हूं सर आपसे। जाके पूछ लो ना। हैदर जाके पूछो, हयात जी विद ड्यू जाके रेस्पेक्ट, पूछो यार। आपने मैं आपसे देखो, फैक्ट आपने मांग रहा हूं और सबको क्या सुना मांग रहा है। हूं। आपने सबको सुना है, मुझे बात तो करने दो हाँ ना ठीक भाई। है, बोल लीजिए, आपने प्लीज सबको कंप्लीट सुना है, कर। मुझे मुकम्मल करने दो। हाँ, कर उसके लीजिए, बाद फिर आपने जनरल साहब की तरह झूठ कर बोलने लीजिए, जरूर कर लीजिए। बोलिएगा। अरे नहीं, मैं लेकिन कह रहा हूं बस- एटलीस्ट मुझे कंप्लीट करने हाँ, दो। ठीक है, देखो, चलिए बोल लीजिए। पहली हाँ, बात तो ये हाँ, कि ऑपरेशन सिंदूर जो था ना, हाँ। वो भारत की तबाही की दास्तान थी। लिखा जा चुका है तारीख में, जब भी कोई न्यूट्रल आदमी, कोई वो आदमी जिसके यहाँ पे दिमाग है, वो इसको देखेगा ना, वो इसमें भारत की तबाही देखेगा, पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक बात है अफगानिस्तान की, आपका टॉपिक था आज अफगानिस्तान। पाकिस्तान को मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, पाकिस्तान को अफगान तालिबान से कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को मसला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जिसको भारत बैक कर रहा है। जो आज आप लोग दोबारा अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स की बातें कर रहे हैं कि हम सड़कें बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, हम सबको पता है कि आप लोग इसकी आड़ में एक मरतबा फिर वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स खोलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनरेस्ट हो। आप लोग इसलिए ये सारे मामला कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोगों को अफगानियों से या स्पेशली अफगान तालिबान से कितनी हमदर्दी हमें सब पता है। हम सब जानते हैं इस बारे में। जिस वक्त अफगान तालिबान ने काबुल टेक ओवर किया था, उस वक्त आपका मीडिया उनको जो है वो दहशतगर्द कह रहा था, आपकी गवर्नमेंट उसको दहशतगर्द कह रही थी। आज उन्हीं को जिनको आप दहशतगर्द कह रहे थे, उनको साथ बैठा के उनसे हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मई में आपने जो J-10 की बात कर रहे थे ना, चीन का J-10 जिसने भारत में तबाही मचाई पाकिस्तान के शाहीनों के जरिए, उसी चीन के सदर से आपके वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी, वो उससे जाकर मिल रहे थे। और एक चीज, ठीक है, आपने हयात जी, हो जो गया जिस आपका? क्लिप का आखिरी 10 सेकंड, जी, बोलिए। आपने जिस क्लिप का हवाला दिया ना कि आपने पाकिस्तान के किसी पायलट को सुना या किसी ने कहा जी कि हम 20 जहाज गिरा रहे थे, ये नहीं कहा। उसने कहा था हम 20 गिरा सकते थे, गिराए सिर्फ 7 है, 20 गिरा सकते थे ये कहा। तो जरा पूरी इंफॉर्मेशन दिया करो। जिस तरह आप लोग 9 और 10 मई को अपनी आवाम से झूठ अच्छा, बोला, अभी आपने- छोड़ दो ये झूठ बोलना। और अब इसके बाद आपने शाहीन का जितने नाम ले झूठ लिया बोलने आप दोबारा था। बोलिए। चोक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चोक साहब, शाहीन का नाम लेते हैं मुझे अचानक से एशिया कप याद आता है, फिर 4-0 याद आता है, फिर मैं उसको याद करना नहीं चाहता, फिर मैं उधर जाना नहीं चाहता, फिर शाहीन से बार बार चीजें रिकॉल हो जाती। खैर, इन्होंने चाइना से सारी टेक्नोलॉजी लेते हैं, चाइना से सब सामान लेते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हथियार, टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो चाइना से 4-5 सैटेलाइट इमेज क्यों नहीं ले सकते? ये ऑपरेशन सिंदूर की बात रही, हमने कई बार चर्चा कर ली है, और अब इस पर इसको टाइम देना, ये अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको अब बाल की खाल निकालने के बराबर है, और इस बहस में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हकीकत चेंज नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की जा रही, पाकिस्तान को अपने लोकेशन पे बड़ा फख्र होता है कि भाई पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान से भी ऊपर है,
और भारत का एक्सेस अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ देखकर या फिर तालिबान से नजदीकी देखकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस बात में अपनी जो रणनीति स्ट्रेटेजी उस पर काम कर रहा होगा कि इस रीजन में इंडिया का ये जो भी कनेक्टिविटी बढ़ रही है अफगानिस्तान के साथ या रिलेशन बढ़ा, वो उनके लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, मैं ना 3 एंगल पे चर्चा रखूंगा, मगर वो 3 एंगल देने से पहले मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप ही के जो प्राइम मिनिस्टर है और आप ही के जो एयर चीफ मार्शल जिनको प्रमोट किया गया है, उन्हीं की स्टेटमेंट बड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग रही है। कभी कहते 5 है, कभी कहते 7 है। तो उनका कॉन्ट्रैक्टिंग, पहले तो उनको डिसाइड करने दो कि 5 है 7 है, पहले डिसाइड कर लें, फिर आई थिंक रिप्लाई देना बेहतर रहेगा। दूसरा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर या जो माथे पे लगा हुआ तिलक या सिंदूर इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है अगले 1-2 साल में इन्हीं की टेरिटरी में कई लोग जो हैं वो वापस तिलक लगाएंगे और इनको परेशानियां मोल होंगी। और इनको समझ आ रहा है, जैसे कि पीओके में, बलूचिस्तान में, कई जगह इनको समझ आ रहा है। अब आते हैं 3 एंगल पे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं ओवरऑल टेररिज्म के इंडेक्स पे इस टाइम पे बुर्किना फासो के नीचे पाकिस्तान है, सेकंड नंबर पे, यानी कि पाकिस्तान है टेररिज्म इंडेक्स पे। यानी इसका मतलब ये तो पता ही है डिक्लेयर्ड टेररिस्ट कंट्री है, मगर ये यूएस की ऑफिशियल लिस्ट है। साथ में यूएस का न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है जी, जहां पे वो कहता है पाकिस्तान फाइट्स इट्स फियरेस्ट इंसर्जेंसी ऑफ तालिबान। मैं यहां पे ये एंगल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप का जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ, उसका एंगल मैं अभी थोड़ी देर तक बताता हूं सेकंड वर्जन में। मगर ट्रंप ने गलती क्या करी, ट्रंप ने जैसे सोशल मीडिया पे चालू हो जाते तो उसने सोशल मीडिया पे ये कह दिया कि भैया तालिबान से कहा नहीं या पूछा नहीं और सीधा बोला बागरान एयरबेस मेरे को चाहिए। पॉइंट ये है, प्राइवेट नेगोशिएशन करता, शायद तालिबान उनसे बात भी करता, मगर सिंस उन्हें सोशल मीडिया $1 बिलियन पे शायद वो अग्री है पर ईयर या फिर ऐसा कुछ। हाँ, पॉइंट है कि वो बड़ा बड़ा ऑटोक्रेटिक स्टाइल था, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। अब ऑब्वियसली ये सारों को पता है कि अफगानिस्तान में ना ब्रिटिश टिक पाए, ना सोवियत टिक पाए, ना यूएस टिक पाए। एंड अब जो साथ में जो इनको दुखती रह गए वो ये है, इसको सुनना ध्यान से, वेस्टर्न साइड से अफगानिस्तान की तरफ से जितनी भी नदियां बह रही हैं, काबुल है, खुर्रम है, वगैरह वगैरह, वहां से पानी रोकने की कोशिश रहेगी। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो इनको समझ आ रहा है। इनको प्रॉब्लम ये हो रही है, यहां से पानी कभी आता है, कभी ज्यादा चला जाता है, कभी आता ही नहीं। और वहां से भी अगर हो गया, आप समझिए ये जो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, अगले 1 साल में, ज्यादा समय नहीं है, अगले 1 साल में इनको स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो पाकिस्तान है उसके टुकड़े होते हुए दिख जाएंगे। एंड उसी के लिए मैं आपको एक थर्ड एंगल दे रहा हूं, जहां पे यूएस के न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल में मेंशन्ड है कि बलूचिस्तान में पिछले 1 साल में 200 अटैक्स हुए हैं और खैबर में अंदाजन 300 अटैक्स हुए, यानी कि पर डे मोटा मोटा 2 अटैक्स मान सकते हैं दोनों जगह। इसका मतलब ये जो अटैक्स हैं ये कहीं ना कहीं फ्रीडम मूवमेंट है बलूचिस्तान की भी और खैबर की भी। अब आते हैं तीसरा एंगल। देखिए जी, यूएस को समझ आ गया है, ध्यान से समझना, कि जो उसके पास 8,000 टन्स ऑफ गोल्ड था, जिसके बैकिंग पे उसने डॉलर का वर्चस्व खड़ा किया था, जिसको 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने खत्म कर दिया था, उसका आखिरी ऑडिट 1973 में हुआ है जी। फिजिकल ऑडिट की बात कर रहा हूं, यानी कि पेपर ऑडिट की बात नहीं कर रहा। यानी कि यूएस को समझ आ रहा है कि यानी कि फिजिकल ऑडिट गोल्ड का अगर हुआ और उतना ना निकला, और जो कि अभी एविडेंट है। कौन सा, मैं 1 मिनट मैं पूरी बात कर लूं, आप 1 मिनट उंगली को थोड़ा नीचे रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, नहीं तो मैं हड़बड़ाहट में बोलूंगा। अभी इनको समझ आ रहा है कि कमोडिटी एक्सचेंज वॉल्ट पे फिजिकल डिलीवरी देने लायक अब यूएस की हालत नहीं है, जिसके कारण लंदन वॉल्ट से ट्रांसपोर्ट हुआ है। और अब रिसेंटली अब इनको प्रॉब्लम दिख रही है कि चाइनीज वॉल्ट खड़े हो रहे हैं हांगकांग में भी और सऊदी में भी। इसके कारण यूएस को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर करेंसी फाइनेंशियल सिस्टम जो ब्रिक्स निर्माण कर रहा है बैक्ड बाय मल्टीपल रिसोर्सेज, यूएस के पास वो मल्टीपल रिसोर्सेज 2-3 जगह ही हैं। एक है यूक्रेन, जिसके लिए मैं कहूंगा यूक्रेन रशिया का वॉर रोकना, हो सकता है अगर रुकेगा भी बहुत कम समय के लिए रुकेगा, अनलेस एंटिल पूरे नेगोशिएशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हो जाए। और दूसरा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो बलूचिस्तान वाला जो टेरिटरी है, वहां पे यूएस को प्रेजेंस किसी भी हालत में चाहिए। ये तीसरा एंगल को कनेक्ट अगर आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यूएस और पाकिस्तान एक तरफ इकट्ठे हुए हैं अगेंस्ट तालिबान, जिसको उन्होंने बैन किया हुआ है,
अगेंस्ट भारत, जिसको जी। वो टैरिफ कई और तरीके से सज्जाद निभाने की बुखारी कोशिश। कुछ कहना चाह रहे हो? उसका धीरज कौल जी आपके पास आ रहा हूं। सज्जाद बुखारी जी, सज्जाद देखिए, बुखारी जी। मैं एक बात की यहाँ पे विवेक जी वजाहत करता चलूं, क्योंकि विवेक जी, मैं इस बात की वजाहत करता चलूं कि जी तमाम मजाहिब बशमूल शेफ की जो धरती है या शेफ के जो मानने वाले हैं उनका भी एहतराम करता हूँ, गीता के चाहने वाले, उनकी रसूमात का सबका एहतराम करता हूँ, तमाम जी मजाहिब का एहतराम करता हूँ। सिंदूर के पीछे एक वजह थी जो मैंने इन भाई को अपने कही थी, क्योंकि इन्होंने ये दूसरा पहलू रखे ना, 3 इन्होंने लंबे लेक्चर दिए हैं, एक पहलू में सिर्फ सिंदूर का जिक्र किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सिंदूर से बेहतर ये था कि 10 मई के बाद इनको कलंक का टीका इस्तेमाल करना चाहिए था, सिंदूर से वो ज्यादा बेहतर था। और जो अमेरिका से मेरे भाई हैं, मुझे उनका नाम भी नहीं आ रहा, मैंने तभी उनको मुखातिब करके कहा है, तो अमेरिका से जो मेरे भाई हैं, मुझे लगता है ये एनालिस्ट नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, ये मुझे न्यू दिल्ली के वो नजूमी लगते हैं जो तोते के जरिए फाल निकालते हैं कि 10 मई को, इन्होंने 10 मई की आपको प्रेडिक्शन की थी कि आपकी अच्छा, ठुकाई होगी, सज्जाद बाकी तो बुखारी उन्होंने जी, प्रेडिक्शन एक की चीज है, एक इनसे चीज ऐड 10 कर मई दूं, को आपकी ठुकाई एक होगी, चीज उन्होंने ऐड बताया कर था। एक चीज ऐड कर दूं। देखिए, वैसे भी इच्छुक साहब काफी हैंडसम है, तो उन्हें काला टीका भी लगाना चाहिए। मैं तो इस बात के फेवर में हूं, मेरे बाकी पैनलिस्ट भी फेवर में होंगे, और हर माँ अपने बच्चे को काला टीका लगाती है। वैसे ही भारत माता हर भारतवासी के लिए काला टीका लगाती है, तो हमारे लिए काला टीका भी शुभ है। तो दिस इज ठीक है, पॉजिटिव। बेहतर रहेगा ना, वो सिंबॉलिक होता है, पता चल जाता है ना, दिस इज वो आपको पॉजिटिव। पता है, प्रोटेस्ट मैंने बता करने दिया की ना। अलामत होती है। देखिए, अब फर्क ये है कि हम काला टीका लगाते हैं, आप अब मुंह काला करा के एक आते हैं। मिनट दे, आप 1 मिनट दे देना, आप 1 मिनट मुझे दे दें तो मैं आज लीजिए आपका प्लीज, ये पूरा आपका अगला आपका 1 मिनट पूरा, आपका अगला 1 मिनट पूरा दिया आपको। चलिए, कंटेंट जो है वो आपके फैक्ट पूजे पर में आइएगा, बंद कर देता हूं। फैक्ट पर आइएगा, लेकिन फैक्ट पर आइएगा। अब आपको मैं आज के पूरा जो आपका कंटेंट है, उसकी जो वजूहात हैं, अमीर मुत्तकी का जो आपका दौरा है और आपकी जो परेशानी है, देखिए, आप हमेशा ऐसी बगलें बजाते हैं जब आप कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, जब ट्रंप आया तो मोदी बारो बार, पिंडी बारो बार, पहले तो आपके साथ ये खेल हो गया। फिर उसके बाद आपने बोला अभी शी जिन वहां पहुंचे एससीओ में, वहां पर आपने हमारे जो फप्पा कुटनी वाला काम करना था, वहां पे भी आपसे हाथ नहीं मिलाया कई लोगों ने। आपने बोला मैक्रोन मैक्रोन मैक्रोन, वहां पे भी आपकी हालत हो गई। अभी मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जहां तक बात कीजिए, आप एक गैर फित्री अलाए हैं अफगानिस्तान के। आप बजाय कि अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, आप बिहार के लोगों की जिंदगी बेहतर करें, आप अपने 40% वाशरूम जो लोगों के पास दस्तयाब नहीं है, वो 40% वाशरूम बनाएं, लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करें। अफगानिस्तान की आप फिक्र ना करें, अफगानिस्तान में आपको हम आने नहीं देंगे, ना ही आपके हम पंजे गाड़ने देंगे, वहां पे भी ठुकाई करेंगे, आजू बाजू भी ठुकाई करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अमीर मतकी साहब हमारे भाई हैं, हमारे तुरबुर हैं, हमारी बोली है, वहां पे भी नूरजई है, अचकजई है, तरीन है, काकड़ है और दीगर सब ट्राइब हैं। यहाँ पर भी हमारे भी वही ट्राइब है, हम आपस में रिश्तेदार हैं, मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। आप जो है अपने लिए बरनौल का बंदोबस्त करें, बरनौल जो होती है वो बड़ी अच्छी दवाई होती है, ठंडक भी महसूस होगी, आफाका भी होगा, ठीक है। और जनरल साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं। जनरल साहब, ये आप पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को सच सबक बताएं कि 10 मई की रात को आपका उड़ी, पठानकोट, आपका ब्राह्मूस, आपकी जो है ना राफेल, आपकी राह भी फेल हो गई उस दिन। ये अपने लोगों को सच बताएं। सजाद बुखारी जी, सांस ले लीजिए, धीरे धीरे बोल लीजिए, दिमाग पर ज्यादा तनाव ठीक नहीं है। वैसे 140 जो करोड़ लोग हैं, उनका तनाव आपके ऊपर है पहले ही, तो इतना तनाव ना लें, आराम से बात करें, फैक्ट रखें, धीरे धीरे बात करें। देखिए, कुछ हो जाएगा तो फिर हम अगली बार से एक सज्जाद बुखारी जी जैसा एक पैनलिस्ट चाहेंगे, कहां से मिलेंगे हमें। खुदा ना करे आपको कुछ हो जाए। मैं आपकी सलामती के लिए दुआएं करता हूं, इसलिए थोड़ा आराम एहतराम से बात करें कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठुकाई कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भाई साहब, ये सब नहीं होता। मुताकी साहब हैं हिंदुस्तान में, हम उनका खैर मकदम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको मिर्ची लग रही है। ये दो बातें, वैसे ही सच्चाई है कि हमारे पास एक चांद और एक सूर्य है, ये वही सच्चाई है कि आपको मिर्ची लग रही है। मुताकी साहब यहां पर हैं। अब मुताकी साहब यहां हैं तो भाई आपकी भाईगिरी का, आपकी दोस्ती का लग गया ना, क्या करेंगे अब? नहीं कुछ कर सकते हैं भाई। आपने बड़े अरमानों से उनको पाला, उनको खाना खिलाया, लेकिन फिर उन्हीं को ठोकने बजाने में लग गए आप, उनके फाइटर जेट घुमाने लग गए, उनके, यानी आप उनको अफगानियों को क्या कह रहे हैं, पालतू कह रहे हैं, पाला, ये लफ्ज आप उनको तालिबान को किसने पैदा किया? ये इज्जत दे रहे हैं आप उनको। तालिबान को किसने पैदा किया? ये इज्जत दे रहे हैं भाई साहब, मैं तालिबानियों की बात कर रहा हूं।
किसने किसने नहीं, बनाया? हमने कहा मुत्तकी साहब को ऐसे ना बोले, आप मुत्तकी साहब की इज्जत करें, ठीक है? मुत्तकी साहब जो है मुत्तकी साहब की बड़े इज्जत आप परहेजगार करें। इंसान हैं आपने और हमारे साथ अफगानियों उनके को दिल के डूरन बॉर्डर ताल्लुकात पर हैं। मारा है, उनको निकाला है, नहीं, मैं अफगान ये लफ्ज शरणार्थियों नहीं को सुन पीटा सकता। है, मैं महिलाओं अपने बच्चों अफगान को भाइयों मारा की है, लफ्ज नहीं सुन जबरन सकता। रेप किया मुत्तकी साहब आपकी की इतना सेना के लफ्ज नहीं जवानों सुन ने। सकता। मैं धीरज कौल नहीं, साहब से मुत्तकी साहब बहुत परहेजगार इंसान है, बड़े अच्छे आदमी, ऐसी मैं बातें मुझे ना करें तभी इनके तो भारत खिलाफ। के दौरे पर आए। मैं एक नहीं अच्छा बर्दाश्त इंसान कर एक सकता। अच्छे हमारे पड़ोसी को प्रभु पहचानता है। वो एक अच्छा हमारे प्रभु पड़ोसी है, वो होता है होते हैं, हमारी हम जो जुबान नहीं जो है वो। दूसरे के पड़ोस ऐसे में ना बोले उनके आतंकी ना खिलाफ। भेजे। धीरज कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धीरज कौल साहब। हाँ, देखिए, आपने इनको पूरा लेक्चर देने दिया। ये भाई साहब, मुझे पता नहीं इनका नाम क्या है, अफगानिस्तान से हैं शायद। मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। और मैं इनकी इग्नोरेंस पे मुझे शर्म भी दया आती है। एनीवे, कमिंग बैक टू इट, हमारा पॉइंट भारत का हमेशा रहा है कि अफगानिस्तान, जो मुझे समझ है, अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना। अफगानिस्तान भारत के खिलाफ किसी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए अपना लैंड को ना दे, उसको रोकना। उसमें कभी भी भारत ने ये नहीं किया है कि हम पाकिस्तान के साथ टेररिज्म करें। मैटर ऑफ फैक्ट, भारत की ही सरकार ने पिछले कई दशकों से, आप भी देख रहे हैं, कितने एफर्ट्स दिए कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेटर हो। पर हर एफर्ट के बाद पीठ में छुरा घोंपने का काम कौन करता है, ये हिस्ट्री दिखाता है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट इतना स्ट्रांग हो चुका है भारत पाकिस्तान में कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो भी लोगों को एक क्लियरली दिखता है कि धोखे की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और मैं तो ये कहूंगा, ये जो पाकिस्तान में बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हैं, इनका जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर इमरान खान, जो भी उस ट्राइब एरिया से कनेक्टेड अपने आप को बोल रहे हैं, उनके बारे में ये क्या कर रहे हैं? क्या इनकी पब्लिक प्रोटेस्ट करती? इनके आर्मी के जनरल्स, ये अमेरिका की बात करते हैं, 80% उनके बच्चे यहां पढ़ते हैं। मैं खुद को 3 को तो मैं ही जानता हूं इनकी एक्सटेंडेड रिलेशनशिप में। 50 से $150 मिलियन के बिजनेसेस होते हैं। ये जनरल साहब बैठे हैं, इनसे बताइए इनके पास कितने मिलियन डॉलर का बिजनेस है? क्या इनके पास 10 एकड़ की कोठी है? नहीं होगी जनरल साहब के पास। मैटर ऑफ फैक्ट, जनरल साहब के पास अगर ईमानदारी की कमाई है तो शायद 1 से 2 मिलियन डॉलर जमा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इंडिया के करेंसी में 10 करोड़, मैं बात कर रहा हूं हजारों करोड़ की। तो इनकी आर्मी देश को चलाती है, देश आर्मी को नहीं चला रहा, नंबर 1। और ये पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा धोखा इनकी नेक्स्ट जनरेशन के साथ हो रहा है। ये मजाक चल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे, भारत और पाकिस्तान के लोग जेनेटिकली सिमिलर हैं। इनको, इनके दर्द को हम भी फील करते हैं और हमारे दर्द को कुछ अच्छे पाकिस्तानी भी फील करते हैं। ये भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप फ्यूचर में अच्छे हो, नहीं तो ये सबके अपने लिए अच्छा है। ये लेकिन मेरी बात खत्म हो नहीं, हाँ। आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। इनको आपने 2 मिनट तक बकवास करने, मेरी बात सुनिए। ये रिलेशनशिप देखिए, अच्छे होंगे, ठीक है, बोल हमारे लीजिए, ही लाइफ टाइम में अच्छे होंगे, हाँ। और पाकिस्तान के लोग रिवोल्ट करेंगे इनके माइंडसेट के खिलाफ, नहीं, क्योंकि कहते अपनी हमारी अपनी इकोनॉमी बड़ी नस्लों को मजबूत है। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नहीं, कह रहे हमारी I'm इकोनॉमी sorry? बड़ी मजबूत है। इनकी, ओके, देखिए, मैं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हूं, आप इसको अच्छे से जानते हैं। डी डॉलराइजेशन 89% हुआ है। मैं आपको नंबर्स दे सकता हूं। पाकिस्तान की इकोनॉमी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज है। अमेरिका थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक मटकी जिसके अंदर 2 छेद हैं, कितना पानी भरेंगे? वो पानी लेके अमेरिका पहुंचा देते हैं, यूके पहुंचा देते हैं अपने बच्चों के नाम पे। अगर इनका ऑडिट करें, पैनामा, आप वो फाइल्स को उठाइए, उसमें पाकिस्तानी लीडर्स के टॉप नंबर्स थे। कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इनकी पब्लिक की जिम्मेदारी है कि एक्सपोज करें इन पॉलिटिकल करप्ट आर्मी के और पॉलिटिशियंस को। इट्स अ अरे नेक्सस। वो उन पे गोली चला देंगे, फाइटर जेट घुमा देंगे। का फ्यूचर कहां आप उनको उकसा रहे हैं? कौल साहब आप कहां पाकिस्तानियों को उकसा रहे हो? F-16 घुमा देंगे उनके ऊपर। मैं छोड़िए, आप, मैं आपको बताता हूं, जेन जी की पावर को आप अंडर एस्टिमेट मत करें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग रिसर्च करते हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत इंटेलिजेंट भाई लोग हैं। साहब, जेन जी It's a लड़ेंगे matter तो लाठी डंडे से ना, वो F-16 घुमा देंगे, क्या Does करेंगे not आप? कहां matter. पाकिस्तानियों को फंसा रहे हैं आप? आप क्या बात कर रहे हैं? भारत ने अपनी आजादी के लिए लाठी डंडे से बच गए, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी लोगों ने भारत की आजादी में कंट्रीब्यूट नहीं किया? तो वो लोग भी अपने देश को आजाद करवा सकते हैं इस इस नेक्सस से। सज्जाद बुखारी जैसे लोगों से, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान को चूस रहा है। इन्होंने आप गुलाम खुद ही बना देख रखा है रहे पूरे पाकिस्तान को। सज्जाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हो? सिवाज सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, मेरे भाई, देखे कितनी अच्छी पहले बातें करते, देखे मेरा कमाल, जैसे चाबी वाले खिलौने को चाबी दे दी जाती है, कैसे फिर ये बिटर 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 शुरू हो गए। इनको मैंने बताया, इन्होंने कहा कि मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ। इनकी इकोनॉमी मैंने उस टाइम पे ही देख ली। इनको जाए बोले 2 दिन पहले जाके ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट पढ़े, ठीक है? ब्लूमबर्ग ने क्या कहा है, और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स रोजाना देखा करें, आपकी तबीयत सेट हो जाएगी। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि 2 घंटे मैंने बकवास की। मैंने 2 घंटे में यह साबित कर दिया कि ना ही आप इकोनॉमिस्ट हैं, ना ही आप साइंटिस्ट हैं, ना ही आप एनालिस्ट हैं, आप एक नाकाम नजूमी हैं,
जिन्होंने 10 मई की रात इनको नहीं बताया था कि आपकी ठुकाई होगी। भाई यही था आपके जमा खाते में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या था? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बाकियों को भी तो टाइम देना है ना। नहीं, क्या आप ही बता दीजिए ना क्या था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ऐसा गड्ढा जिसको कभी भरा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक ऐसा मटका जिसमें 4 छेद हैं, कितना भी पानी डालो भरेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। पाकिस्तान की जितनी टेक्सटाइल, पाकिस्तान की जितनी इंपोर्ट और पाकिस्तान का जितना बेल आउट था, जितना तेजी से वो नीचे आ रहा है, ब्लूमबर्ग ने दुनिया का दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को मईशत की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ और डिफॉल्ट से निकलता हुआ मुल्क जो है वो करार दिया, जो आपका एक पुराना ख्वाब था, जो आपका चकनाचूर हो गया। वो ब्लूमबर्ग को पढ़े, अच्छा है आपके लिए। 300 करोड़ जो जैश के आतंकियों को 300 करोड़ देने का फैसला किया, वो जो जैश के आतंकी मारेगा वो कहां से आएगा? वो भी IMF से आ रहा है क्या? फिर पुराने कायदे पे। कौल साहब कुछ कह रहे हैं, उसका सिवा सर में आ रहा। कौल साहब कुछ कह रहे हैं, रिप्लाई करना चाह रहे। कौल साहब, ये लोग हैं जो इस टीवी चैनल को देखते हैं, तो रिस्पॉन्सिबली स्पीकिंग, आप वो जो घड़वे में पानी, पहली बात तो इनकी एक बात सही है कि एक यू टर्न दिखता आ रहा है पाकिस्तान इकोनॉमी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और इसका क्रेडिट कुछ ना कुछ हद तक गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को जाएगा, लेकिन वो जितना पैसा आएगा उसका क्या 10% भी कॉमन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या? 300 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं लोग, पाकिस्तान के लोग। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। करेक्ट। दुनिया भर का टैक्स लोगों के ऊपर, छाती के ऊपर डाल रखा है। ये जो जी, हाँ कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, पीपल आर सफरिंग देयर। ठीक है, अब मैं वही कह रहा हूं, छोटी छोटी गाड़ियों की कीमत जिसकी 4-5 लाख रुपए यहां भारत में कीमत है, वहां 50 लाख रुपए में बिक रही है। मजाक चल रहा है पाकिस्तान में। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे। सिवाज सर, देखो सच्चाई है, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो सबको पता है कि इनका जो अभी ट्रेड के अंदर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनका आज की टाइम में डेट जो है $100 बिलियन से ज़्यादा है, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, एक्सपोर्ट जो है वो बंद है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ी है, और इनके इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। इनका रुपी 77% गिर गया एक साल में, करीब करीब 300 रुपये के करीब है $1 के, और इन्फ्लेशन जो है डबल फिगर में है, और इनका फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ही हाई है। अब ये बात करते हैं कि इनको जो पहले जीडीपी ग्रोथ बताया था 3.2, उसको अभी घटा के 2.6 कर दिया। तो सच्चाई यह है कि आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, आपको मानना पड़ेगा। और ये ठीक है कि कुछ इकोनॉमी में फर्क है, क्योंकि इनका फॉरेन रिजर्व करीब करीब $4 बिलियन रह गया था, अभी थोड़ा बढ़ा है। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की आर्मी है। वो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वो कहते हैं वो हैदर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका एक रिएक्शन चाहूंगा। क्योंकि देखिए अब क्या इकोनॉमी है जो, अब ठीक है इकोनॉमी पर किसी और दिन में बात कर लेंगे, लेकिन मुतकी साहब के जब यहां आने से पाकिस्तान में भी हेडलाइंस बनी होंगी, बाकी चीजें हुई होंगी। भाई आप अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दीजिए, आप ईरान को अकेला छोड़ दीजिए, आप अजरबैजान को अकेला छोड़ दीजिए, आप भारत को अकेला छोड़ दीजिए, आप अपने जो आपके मसाइल हैं उनमें आप इंटरेस्ट लीजिए। यही सबसे बढ़िया सलाह आपके लिए, क्योंकि ये सारे मुल्क जिस दिन एक साथ आपके पीछे पड़ गए फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखें विवेक, पाकिस्तान किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करने का ख्वाहिशमंद है, ना पाकिस्तान करता है। ये आदत, गंदी आदत जो है ये भारत को है, और इसी वजह से इस खित्ते में जितने भी भारत के हमसाया ममालिक हैं, कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। आप पाकिस्तान की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, आप नेपाल की बात कर लें, आप श्रीलंका की बात कर लें, कोई मुल्क, इवन चीन की बात कर लें, आपके किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। जो सबक आपने मुझे दिया, मेरी आपको एक बरादराना एडवाइस है, यही सबक आप अपनी हुकूमत को दें कि बाकी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, माफी चाहूंगा। ये नहीं कहूंगा एक साथ सब आ गए, थोड़ी खराश हो रही है। अगर सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही दोबारा पंगा ले लिया ना, तो जो कुछ मई में होगा उससे ज्यादा बेड़ा गर्क करेंगे आपका। अब पंगा वंगा तो छोड़िए, पंगा वंगा का क्या ही बताऊं मैं आपको। आपने एक सैटेलाइट इमेज तक नहीं दिखाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रह गया एक सैटेलाइट इमेज दिखा दीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, वो भी नहीं दिखाया। आप एक फोटो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आप चाइना से रोटियां मांग सकते हैं, एक सैटेलाइट इमेज तो मांग लीजिए कम से कम। तो ये पंगे वाली बात तो रहने दीजिए। जहां तक फॉरेन रिलेशन की बात रही, फॉरेन रिलेशन को मापने का एक बेहतर पैमाना मैं आपको बताता हूं।
एफडीआई जिस देश में जितना स्ट्रांग होगा, आप समझिए उसके फॉरेन रिलेशन उतने बढ़िया हैं। और आज की तारीख में भारत का एफडीआई ऑल टाइम हाई है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम में है। अमन चुग साहब से इस पर एक 10 सेकंड का रिएक्शन चाहूंगा एफडीआई पे और फॉरेन रिलेशन पे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जी अमन चुग साहब। बिल्कुल जी, हर साल एवरेज $100 बिलियन का एफडीआई आता है मोटा मोटा, एंड स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो जो हमने 1947 से 2013 में एफडीआई लिया था उससे भी ज्यादा हमने पिछले 10-11 साल में ही हासिल किया है। साथ में जब ये पैमाना है फॉरेन रिलेशन का, और क्या है साथ में जब ये जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में $4 बिलियन के जो रिजर्व्स हो गए हैं, देखिए जी आईएमएफ ने $7 बिलियन का लोन प्रोग्राम दिया था, उसके कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी स्टेबलाइज हुई है। तो यानी कि इन्होंने अपने बलबूते पे कुछ नहीं किया, आईएमएफ से $7 बिलियन आया है। तो हुई है। अब $100 बिलियन आपने सुना दिया, अब रात भर जीरो लिखते रहेंगे सजाद बुखारी साहब बैठकर, कितने जीरो हुए नहीं हुए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सजाद बुखारी जी, हैदर हयात आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, और अमन चुग, धीरज कौल और शिवा सर आपका भी जोड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए आज की डिबेट में।